हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत धारणाएं कौन कौन सी है और इसके हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करा था। जैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में देखा, वेरिएबल्स के प्रकार के बारे में देखा। इसके बाद हमने देखा कि कांस्टेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद में हमने आय के बारे में अध्ययन करा। आज के इस वीडियो में हम रोजगार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रोजगार होता क्या है। अगर किसी काम के बदले में अगर किसी व्यक्ति को आय की प्राप्ति हो रही है तो वह रोजगार की स्थिति में कहलाता है। या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी आर्थिक क्रिया कर रहा है और उस आर्थिक क्रिया के बदले में उसको आय की प्राप्ति हो रही है तो वह रोजगार कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि रोजगार तथा उत्पादन में क्या संबंध होता है। तो रोजगार तथा उत्पादन में मुख्यतः दो प्रकार का संबंध पाया जाता है। पहला हम देखते हैं कि कीन्स ने यह कहा है कि अल्पकाल में रोजगार तथा उत्पादन में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा रोजगार बढ़ रहा है तो हमारा उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है, या हमारा उत्पादन कम हो रहा है तो हमारा रोजगार का स्तर भी धीरे धीरे कम होता जाता है। कीन्स ने ये अल्पकाल की स्थिति में बताया है। दूसरा हम देखते हैं कि रोजगार से हम निर्धनता की समस्या का समाधान कर सकते हैं और आर्थिक विकास की ऊंची दर को प्राप्त कर सकते हैं। हमने जैसे देखा कि जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन से हमारा रोजगार बढ़ता है, और जैसे जैसे रोजगार में वृद्धि होती जाती है तो लोगों की आय भी इंक्रीज होती जाती है। अगर जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ रही है तो उनका आर्थिक विकास का जो स्तर है वो ऊंचा होगा, और अगर उनका आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होगा तो उनसे जो गरीबी है वो थोड़ी बहुत पहले से कम होने लग जाएगी। तीसरा हम देखते हैं कि रोजगार, उत्पादन और आय में प्रत्यक्ष संबंध होता है। हमने देखा कि जैसे रोजगार बढ़ रहा है, रोजगार के साथ हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन के साथ में लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। तो इन तीनों के बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। अगर रोजगार बढ़ रहा है तो रोजगार से उत्पादन बढ़ रहा है और उत्पादन से हमारी आय में वृद्धि हो रही है। यदि रोजगार कम हो रहा है तो उससे उत्पादन भी कम होगा और आय में भी कमी होगी। तो इन तीनों के बीच में प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार क्या होता है। सामान्यतः ये माना जाता है पूर्ण रोजगार की स्थिति में कि यदि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों आपस में बराबर हो तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी, कि जब श्रम की मांग श्रम की पूर्ति के बराबर है। जबकि आधुनिक हमारे अर्थशास्त्री है वो ये मानते हैं कि पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। आधुनिक अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि हमारे पास जितनी वैकेंसी है और उस वैकेंसी को भरने के लिए अगर हमारे पास एलिजिबल व्यक्ति हैं या एलिजिबल जो भी कैंडिडेट्स हैं, मतलब वैकेंसी के अनुपात में अगर हमारे पास कैंडिडेट है तो वह पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाती है। और इस संतुलन की स्थिति में जो भी जिस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है उन्होंने इसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहा है। तो आप दोबारा समझना कि हमारे पास जितनी वैकेंसी है और हमारे पास उतने ही एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, अगर ये दोनों बराबर है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति है। अगर जितनी वैकेंसी और उस अनुपात में हमें लोग नहीं मिल रहे और कुछ लोग हमारे बेरोजगार हैं तो ये बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहलाती है। अब हम पूर्ण रोजगार से संबंधित जो भी बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। मुख्यतः पूर्ण रोजगार से संबंधित जो भी बेरोजगारियाँ हैं वो 5 प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। जैसा इसके नाम से लग रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार है तो वह ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाएगी। मान लीजिए कि मजदूरी की दर 300 रुपये है, चल रही है अभी वर्तमान में, और कोई मजदूर यूँ कहता है कि मैं तो 300 रुपये पे काम ना करके 500 रुपये पे करूँगा, तो वह अपनी इच्छा से बेरोजगार है। जितनी बेरोजगारी की दर चल रही है या जितनी श्रमिकों की दर चल रही है, मजदूरी की दर चल रही है, अगर वह उस दर पर काम करने के लिए मना कर देता है तो वह हमारी ऐच्छिक बेरोजगारी कहलाती है। और इस बारे में एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम बेरोजगारी का अनुमान लगाते हैं तो उसमें हम ऐच्छिक बेरोजगारी की गणना नहीं करते, ऐच्छिक बेरोजगारी को हम उसमें शामिल नहीं करते, क्योंकि ये कोई बेरोजगारी नहीं है, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से ही बेरोजगार हो रहा है।
दूसरा हम देखते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी या फ्रैक्शन अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति था, वो पहले काम में था और उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और नई नौकरी मिलने तक वह बेरोजगार है। तो पुरानी नौकरी से निकाले जाने तक और नई नौकरी जब तक नहीं मिली, उस बीच में वो बेरोजगार है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है कि पुरानी नौकरी से नई नौकरी तक जो मिलने का उसका टाइम है और उस बीच में जो बेरोजगार रहा है, वह संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाएगी। मतलब इस बीच में उसने संघर्ष करा है। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो उसका जो बेरोजगारी वाला पीरियड है, वो संघर्ष वाला रहा है कि पुरानी जॉब छोड़ने पर नई जॉब मिलने तक का जो बीच का टाइम है, वह संघर्षात्मक बेरोजगारी कहलाती है। तीसरा हम देखते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यह श्रम बाजार की अपूर्णताओं के कारण होती है, या फिर हमारी जब अर्थव्यवस्था का इतना ज़्यादा विकास नहीं हो पाता, तो ये संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। यह अर्थव्यवस्था के ढांचे से संबंधित है। यदि श्रमिक हमारे पास है, वो स्किल्ड लेबर नहीं है, या पूर्णतः वो क्या कह सकते हैं, स्किल्ड लेबर नहीं है, और नई फैक्ट्री में वो काम करने जा रहे हैं, उनको स्किल्ड लेबर चाहिए, तो वह संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाएगी कि जब अर्थव्यवस्था का ढांचा अर्धविकसित है, उस प्रकार की बेरोजगारी जो कहलाती है संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। चौथा हम देखते हैं मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब किसी व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर सीजन में ही काम मिलता है, तो वह मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। मतलब उस सीजन में तो वो रोजगार में है, बाकी दूसरे सीजन में वो बेरोजगार है। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझें इसको। जब पतंग का मौसम आता है, तो जो मंजा बनाने वाले हैं, पतंग बनाने वाले हैं, वह उस समय रोजगार में रहते हैं। लेकिन जैसे ही पतंग का मौसम चले जाता है, कोई भी व्यक्ति पतंग नहीं उड़ाता है और कुछ नहीं करता, तो जो पतंग बनाने वाले हैं, मंजे बनाने वाले हैं, वे उस समय बेरोजगार की स्थिति में रहते हैं। अगर इसी प्रकार से पटाखा उद्योग के बारे में देखेंगे, दिवाली के आसपास का जो टाइम होता है या जो शादियों का टाइम होता है, उस समय इनकी बिक्री बहुत ज़्यादा होती है, तो उस समय तो ये रोजगार में हो जाते हैं। अब जब शादी का मौसम नहीं होता, दिवाली नहीं आती, तो उस समय ये बेरोजगार के रह जाते हैं। पांचवा प्रकार हम देखते हैं तकनीकी बेरोजगारी या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। आजकल हम देख रहे हैं कि सभी काम हमारे टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर कर रहे हैं। जो लोग तकनीकी रूप से समझदार नहीं है, तो टेक्निकल काम नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को हम तकनीकी बेरोजगारी कहलाते हैं कि जो आधुनिक तकनीक के अनुसार जो काम नहीं कर पा रहे, या फिर ये देखें कि आजकल मजदूरों का काम भी मशीनें करने लग गई। तो जहाँ पहले 10 मजदूर काम कर रहे थे, वो अब 5 मजदूर ही काम कर रहे हैं। 5 मजदूर का काम मशीनें करने लग गई। तो जो 5 मजदूर कहलाएंगे, वो तकनीकी रूप से बेरोजगार कहलाएंगे, क्योंकि उनका काम अब मशीनें करने लग गई। अब इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि पूर्ण रोजगार की अवस्था में ये सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जा सकती है, परंतु अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जा सकती कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से बेरोजगार घूम रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अल्प रोजगार क्या होता है। कि अल्प रोजगार शब्द का प्रयोग हम 2 अर्थों में कर सकते हैं। पहला कि लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने घंटे काम कर रहे होते हैं, उससे अधिक घंटे काम करने के लिए तैयार होते हैं। मान लीजिए कि मैं 1000 रुपये में 5 घंटे काम कर रहा हूँ। अब मुझे मेरा बॉस आके कहता है कि नहीं, आपको 1000 रुपये में 8 घंटे काम करना पड़ेगा, और मैं उसी मजदूरी की दर पर 8 घंटे काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो ये क्या कहलाता है? लोग मजदूरी की वर्तमान दर पर जितने घंटे काम कर रहे हैं, उससे अधिक घंटे काम करने के लिए तैयार हो गए। दूसरा हम ये देखते हैं कि श्रमिक को अपनी योग्यता से कम योग्यता वाला काम करना पड़ रहा है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि मान लीजिए मैं कॉलेज लेक्चरर हूँ और मुझे यूँ कहा जाता है कि आप प्राइमरी स्कूल में पहली दूसरी क्लास वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरी योग्यता कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाने की, लेकिन मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो मेरी योग्यता है, अगर मुझे उससे कम योग्यता का काम करना पड़ रहा है, तो मैं अल्प रोजगार कहलाऊँगा।
हम देखते हैं कि अल्प रोजगार भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला तो दृश्य अल्प रोजगार, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है अदृश्य अल्प रोजगार। अब दृश्य अल्प रोजगार को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए दृश्य अल्प रोजगार के बारे में कि मुझे 8 घंटे काम करना है, लेकिन मुझे 8 घंटे का काम ना मिलके मुझे 4 घंटे ही काम मिल रहा है, तो मैं दृश्य रूप से अल्प रोजगार हूँ। मतलब मुझे काम तो मिल रहा है, लेकिन जितने घंटे मुझे काम मिलना चाहिए उतने घंटे मुझे काम ना मिलकर उससे कम घंटे के लिए काम मिल रहा है। दूसरे प्रकार का होता है अदृश्य अल्प रोजगार। इस अवस्था में लोग काम तो पूरा करते हैं, परंतु उनकी आय बहुत कम होती है, अथवा उनको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो उनकी योग्यता से भी कम होते हैं। मान लीजिए मैं रोजगार में हूँ, मुझे 8 घंटे काम भी मिल रहा है, लेकिन मुझे जितनी मजदूरी मिलनी चाहिए मुझे उतनी मजदूरी ना मिलकर उससे कम मजदूरी मिल रही है, तो मैं अदृश्य अल्प रोजगार कहलाऊंगा। लोगों को लगेगा मैं रोजगार में तो हूँ, लेकिन उनको मेरी असल स्थिति पता नहीं है कि यार इसको 2000 रुपये का काम मिलना चाहिए, लेकिन इसको अभी 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो ये अदृश्य अल्प रोजगार कहलाता है। और आप सभी ने छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में पढ़ा है, तो ये छुपी हुई बेरोजगारी है, ये अदृश्य अल्प रोजगार की ही स्थिति है। अब हम छिपी हुई बेरोजगारी के बारे में भी देख लेते हैं ये क्या होती है। मान लीजिए एक किसान का खेत है 10 बीघा का, उसमें 5 मजदूर काम कर सकते हैं। 5 मजदूर के काम करने पर जितना उत्पादन हो रहा है वो पूरा उत्पादन हो जाएगा। अगर उसमें 5 मजदूर काम ना करके 8 मजदूर काम कर रहे हैं, तो जो 3 मजदूर जो अतिरिक्त लगे हुए हैं ये छिपी हुई बेरोजगारी का शिकार हैं। मतलब उनके काम करने से उत्पादन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा।